किस्से की बात हो रही है तो मैं आपको एक किस्से से स्टार्ट करता हूँ इस सेशन को। ये स्टोरी एक ब्लैक मैजिक की है, काले जादू की है। तो इसमें क्या होता है कि ना ये मेरे पास की है, मेरे घर के पास की है। तो एक पर्सन है, ये पर्सन जो था, जो इसमें मेन कैरेक्टर है, उसका काम थोड़ा ऐसा है कि वो ना पेमेंट्स वगैरह लेने जाना पड़ता है, उसे घर घर जाना पड़ता है। तो कुछ इस तरह का काम वो करता था। तो नॉर्मल लाइफ चल रही है इंसान की। एक दिन अचानक से इनकी तबीयत खराब होने लग जाती है, बीमार हो जाते हैं। चलो ठीक है, बीमार हुए हैं कोई नहीं, पर बॉडी को खींच रहे हैं कि चलो यार काम तो करना ही है, हर किसी को अपनी रोजी रोटी तो कमानी है। बट स्टिल एक टाइम ऐसा आता है कि बॉडी बिल्कुल साथ नहीं देती। फीवर एकदम पारा 102 103 पहुंच जाता है। फिर डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर बोलता है कि टेस्ट करने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। टेस्ट होते हैं, टेस्ट में सब नॉर्मल आता है। बॉडी में फीवर है, बॉडी को बुखार है, इंसान को वीकनेस बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई टेस्ट में कुछ नहीं आता है। तो सबको ऐसा लगता है कि नॉर्मल शायद वायरल होगा। ठीक है, बेड रेस्ट बोल दिया डॉक्टर ने कि दवाई खाओ और बेड रेस्ट करो। चलता रहा। हफ्ता 10 दिन हो जाते हैं पर कुछ रिजल्ट नहीं आता, सही नहीं होती तबीयत। तो उनको लगता है कि यार, फैमिली वालों को कि यार थोड़ा किसी और डॉक्टर को दिखाया जाए, करा जाए। वो डॉक्टर उन्होंने बहुत सारे चेंज कर लिए, बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करके देखे, बट किसी को भी ना इलाज नहीं समझ आ रहा था क्या है। धीरे धीरे क्या करना शुरू क्या हो गया, बॉडी का वजन घटना शुरू हो गया, बॉडी लटकनी शुरू हो गई एकदम ही। वो इंसान एक अच्छा खासा हेल्दी पर्सन, वो विद इन 15 to 20 days वो एकदम सूख के काटा हो गया। जिसका वजन 80 किलो से ऊपर था वो 38 to 40 के बीच में आ गया। घर वाले डरना शुरू हो गए कि ये हो क्या रहा है यार, है ना। फिर जॉली ग्रांट, आपने सुना होगा, हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जॉली ग्रांट। मैंने सुना नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जॉली ग्रांट में। उनको भर्ती कराया गया, वहाँ बहुत समय तक उनका इलाज चला। एक समय ऐसा आया, इलाज चलते डॉक्टर्स ने बोला वहाँ के कि जो 2-4 दिन बचे हैं घर ले जाकर सेवा कर लो, कुछ नहीं होने वाला, नहीं बचने वाले। तो फैमिली वाले ले आते हैं घर पे, भैया हर किसी को। अब डॉक्टर मतलब, अब सोचो ना कि उस परिवार पे क्या बीती होगी, बिल्कुल ही घर से जवाब मिल गया। सही। तो उन्हें फैमिली में, उनके रिलेटिव्स में किसी ने कहा कि ना आप एक बार इनको वैसा दिखा के देख लो, अब क्योंकि डॉक्टर्स ने तो मना ही कर दिया। तो वो लोग इन चीजों में मानते नहीं थे, ब्लैक मैजिक में या इन चीजों में मानते नहीं थे। तो उनको फिर ये होता है ना, मरता क्या ना करता। भाई जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि बस घर ले जाके सेवा कर लो, तो ये भी ट्राई कर लो। तो जब उनको किसी ने सजेस्ट किया, सिद्ध बली बाबा, कोटद्वार में है हनुमान जी महाराज का मंदिर, सिद्ध बली जी का। सिद्ध बली में कोई बैठते हैं, उनका नंबर दिया गया कि ऐसे करके वो है, वो बताएंगे। तो वो जब वहां गए उनके पास लेकर के, तो उन्होंने उनको बैठाया अपने दरबार में, जहाँ भी हो, जैसा भी रहता होगा उनका प्रोसेस। तो उसके बाद उनको एक भभूत खिलाई गई, मुट्ठी मतलब ऐसे चुटकी भर के भभूत उनके जीभ पर रखी, उन्हें खिलाई गई। और फिर उनकी आंखें वाखें देखी, जल का छींटा दिया, और वो भभूत खाने के बाद उन्होंने उल्टी करी। उस पर्सन ने, उस उल्टी में चावल निकलता है कुछ पेट से, कच्चे कह लो या जैसा भी, चावल निकलता है। अब वो क्या था क्या नहीं था वो आपको आगे बताता हूँ। अब सीन क्या होता है, वो इंसान पिछले 20-25 दिनों से लिक्विड पे था, उसके पेट से चावल कैसे निकाल सकते, सबसे बड़ा जो सस्पेंस था कहानी का। अब फैमिली वाले डर गए कि यार ये क्या है। चलो कोई नहीं। तो बाबा ने बताया कि ये जहाँ पेमेंट कलेक्ट करने जाता है ना इतने उसमें, तो जिस दिन इसकी तबीयत खराब हुई, ये एक घर में पेमेंट कलेक्ट करने गया और इसको वहां उन्होंने खीर खिलाई है। वो जो खीर थी वो इसके ऊपर एक दुष्प्रभाव रख के मतलब करी गई है कि इसका बुरा हो, इसका अहित हो। अब वो क्या ईर्ष्या थी उनकी ये नहीं पता, लेकिन अब मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ, मैं तुम्हें नाम लेके बता रहा हूँ कि वो कौन है। उन्होंने नाम लेके बता दिया कि वो कौन है। एक मोमडन फैमिली थी, वो बता दिया उन्होंने नाम लेके। उन्होंने बोला अब कोई फायदा नहीं है, तुम वहां जाना। और वो अपने घर पे ताला लगा के भाग चुके होंगे। उनको पता चल चुका है कि तुम्हें पता चल चुका है कि ये उन्होंने किया। उनके पास ऐसी कोई शक्ति है, कोई किसी के थ्रू, चाहे किसी तांत्रिक के थ्रू है, चाहे जैसे भी है, उनके पास ये चीज है। फिर जब वो चीज करी गई, तुम अब सिर्फ ये कर सकते हो कि तुम केवल इनका इलाज कराओ, जो हो गया वो छोड़ दो।
अब बस इनका इलाज कराओ। तो उनका इलाज चला, जैसे भी उन्होंने किया होगा, करते 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 वो चीज़ सही हुई और आज वो पर्सन पहले जैसे हैं, हेल्दी हैं, बढ़िया है। सो ये कुछ ऐसा किस्सा था कि मतलब जिसे सुन के मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मेरे रोंगटे खड़े हैं। वो पर्सन जो है वो मेरे नोन में है और उन्होंने ही मुझे अपनी कहानी बताई हुई है। और उनका कहना ये था कि वो अब किसी के घर का पानी तक नहीं पी सकते, कि मतलब इतना डर बैठ चुका है दिमाग में। सो आई थिंक आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आज के समय में किसके इंटेंशन क्या है ना, आपको नहीं पता। बहुत अच्छे इंटेंशन वाले लोग भी हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता ना कौन अच्छी वाला है और कौन बुरे वाला है, तब ध्यान रखा कैसे जाए? मत खाओ किसी के घर में। वो भी कैसे किया जा सकता है? एग्जाम्पल के तौर पे कि स्पेशली मीठा तो मत ही खाओ ना। अब क्या होता है कि आपको भी पता ही है कि काले जादू का सबसे ज्यादा जो रिश्तेदारी करते हैं। अब हम किसी रिश्तेदार के घर पे जाके मीठा नहीं खा रहे, एग्जाम्पल के तौर पे, वो उसकी नियत साफ है। आई डोंट नो, बट देखो मैं नहीं खाता। बहाना क्या बनाते हैं मुझे भी बता दो। मैं कैमरे में बोल रहा हूँ, मैं नहीं खाता। मैं वही कह रहा हूँ, बहाना क्या बनाते हैं? मैं इसलिए मीठा ही नहीं खाता, पूछ सकते हो, मीठा ही नहीं खाता। मैंने मीठा खाना छोड़ दिया क्योंकि मैं झेला बहुत चीजों को। मैंने चीजों को बहुत झेला हुआ है। जो झेला वो बता दो, हो सकता है उससे कई लोगों को जो झेला हुआ है वो भी उसके आदेश नहीं है ऊपर से। नहीं ठीक है, मुसीबत भी आती है तो वो भी किसी अच्छे के लिए आती है, अगर सिखाने के लिए आती है। शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कभी फ्यूचर में अगर बना तो जरूर करूंगा। तो ठीक है, मुझे आपको सोचने के लिए समय चाहिए। एक्चुअली अभी आदेश नहीं है ऊपर से। हाँ वही कह रहा हूँ, सोचने के लिए समय चाहिए। नहीं ठीक है, क्या होता है कि जो पर्सनल होता है उसमें कई ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सपोज हो सकती हैं, जिसमें कोई दिक्कत हो सकती है। तो मैं एक्सपोज करने को तैयार हूँ, बट मुझे करनी नहीं, एक्सपोज इन द सेंस ऐसा नहीं है, कुछ होती है बातें, मैं समझ सकता हूँ पर्सनली, इसलिए आपसे दोबारा उसके बारे में कहेगा। श्योर, कई ऐसे राज होते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बचा कैसे जाए, मैं फिर भी उसी चीज पर अड़ा हूँ कि भाई अब फिर वही बात है कि हमें कौन पता कि भेड़ के, जैसे कहते हैं, खाल में भेड़िया बैठे। अब ऐसा भी नहीं है, मानो कि अगर हम कहीं पर भी मीठा नहीं खा रहे, इसका मतलब ये नहीं है जिसने करना है उसने किसी ना किसी तरीके से कर ही देना हो जाएगा, लेकिन प्रभाव कम पड़ेगा। मीठे का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। मेरे कहने का मतलब, अगर हम किसी के घर मीठा नहीं खा रहे तो जिसने करना वो हमारे घर तक मीठा भी तो पहुंचा सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने तो मीठा खाना छोड़ दिया उसके बाद से। किसी बाकी हाँ, और लोगों के ऊपर है कि हाँ, मैं किसी के घर से आया हुआ भी नहीं खाता हूँ। मतलब कि नमकीन के डब्बे खाली होने का कारण यही है। नमकीन का डब्बा खाली कर दिया मैंने, देखा ना आपने। नमकीन खिला लो मुझे जितनी खिला। मेन बात ये भी है ना, एक प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, है ना। तो पहले प्रिकॉशन ले लो आप, ये कह सकते हैं कि बच के चलो। मुझे अब मैं एक सीधे स्पष्ट शब्दों में एक चीज बोलूंगा कि जब से मैंने भक्ति में ज्यादा अपना ध्यान लगाया, और वो तभी से लगाया जब मेरे साथ चीजें घटित हुई थी 2020-21 के आसपास से। उसके बाद से मैंने भक्ति में ज्यादा ध्यान लगाया, तो मैं इतनी चीज स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूँ कि मुझे विजन दिख जाता है कि कौन मेरा बुरा चाहता है, कौन नहीं चाहता। मेरे को इंसान के पीछे दिख जाता है कि वो सही है या नहीं है, पता नहीं क्यों। अभी मुझे कह सकते हो कि भगवान का ही वरदान है, भक्ति की शक्ति है। और ये है कि मुझे पता है कि कौन बुरा चाहता है, कौन नहीं चाहता है। काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो रोज साथ उठने बैठने वाले हैं और वो बहुत बुरा चाहते हैं हमारा। कोई गलत बात नहीं है इसमें, मैं ओपनली बोल सकता हूँ, उन लोगों के मुंह पे ही बोल देता हूँ मैं। और जो लोग मेरा बुरा चाहते हैं ना, उनके सामने से रोज निकलने में बड़ा मजा आता है। हाँ जी, राम राम, क्या हाल है, उनको जलाने में हो गया, अरे फिर आ गया यार ये फिर इसकी शक्ल देख ली, अब फिर वो बात तो करेंगे 1-2 घंटे मेरे बारे में, क्या दिक्कत है। ठीक है, मतलब हम किसी का बुरा ना करें। हाँ, कोई करना है, परमात्मा बैठा है, सही बात, देखेंगे कर्म होगा। बुरा करने होता है ना, सबसे बड़ा कर्म ये, किसी का बुरा ना करो। अगर आपने किसी का ही बुरा कर दिया तो भगवान थोड़ी ना आपको कुछ अच्छा करने वाला। कर्म यही है, धर्म यही। सही बात है। अब ऐसी एक स्टोरी मेरे पास भी है, थोड़ा सा मिलती जुलती। ये स्टोरी यहीं की है, आपका हरिद्वार की। तो यहाँ पे एक बंदा था, स्कूल पढ़ता था, वो काफ़ी पुरानी है, अभी आज मतलब कुछ टाइम पहले की नहीं है, हो गए इस बात को लगभग 15-20 साल हो गए। तो स्कूल पढ़ता था बंदा वो, ठीक है। तो उसकी स्कूल में तबीयत खराब हुई, तो अपने सर के पास गया कि सर मेरी तबीयत खराब हो रही है और मेरे को घर जाना है। और जो उसका स्कूल था ना, वो ऑन द वे था, मतलब एक शॉर्टकट था जो शमशान घाट से होते हुए घर की तरफ को जाता था। अब उसने कहा तबीयत भी खराब हो रही है, इतना लंबे रास्ते से मैं क्या ही जाऊँगा, ठीक है। वो शमशान घाट की तरफ से घर के लिए चल दिया।
अब क्या हुआ, वो लगभग मान के चलो घर ही नहीं पहुंचा। शाम तक रात हो गई, घर नहीं पहुंचा। उसके घर वाले भी आए ढूंढा, ठीक है, वो मिला ही नहीं बंदा। ठीक है, उस बंदे की फिर नींद खुलती है। वो निकला था स्कूल से, रास्ते में उसके साथ उसे भी नहीं पता क्या हुआ, उसकी जब नींद खुली ना, और वो एक चिता आगे जस्ट बगल में लेटा हुआ था। ठीक है, वो निकला स्कूल से, अब वो इसने रास्ता शमशान घाट वाला लिया, उसके साथ क्या हुआ, कहाँ उसका पैर पड़ा, क्या हुआ। ठीक है, वो एक चिता के बगल में लेटा हुआ था। फिर उसे जब वो नींद खुली, थोड़ा होश सा आया, फिर वो अपने घर पहुंचा। घर वाले परेशान, ये भी कहाँ था तू, ये वो। उसने कहा, बताया कि भाई मैं ऐसा ऐसा था और मैं वहाँ वो था, अब मेरे को जब होश आया तो मैं घर आया हूँ। ठीक है, तो वो फिर नॉर्मल, चलो वो घर पहुंच गया। अब मान के चलो लगभग 7 महीने तक वो स्कूल ही नहीं आया। ठीक है, अब वो जब उसके बाद जब वो 7 महीने बाद जब वो स्कूल आया, तो उन टीचर ने पूछा कि भाई तू तो घर गया था, उसके बाद तू घर भी नहीं पहुंचा, तेरे घर वाले आए, ठीक है, फिर तेरे साथ हुआ क्या है, तू आज आ रहा है इतने टाइम बाद। तब उसने अपनी स्टोरी बताई कि मैं जब यहाँ से निकला था ना, और मैं शमशान घाट में पहुंचा और मैं एक चिता के बगल में सो रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब वो घर पहुंच गया अपने, ठीक है, तो जिस चिता के बगल में वो लेट रखा था ना, वो जो चिता थी जिसकी भी रही होगी, जिस बंदे की भी, वो रात में आके उसको मारा करता था। अच्छा, हाँ, उसका प्रेत कैसे? हाँ, उसको प्रेत कह सकते हो, जो भी था वो। ठीक है, उसको रात में आके मारा करता था, और ये चीज कंटिन्यू चली 7 महीने तक। फिर उसके बाद वो मंदिर वगैरह गए, ठीक है, और उसका इलाज चला, फिर वो जाके सही हुआ। भाई अब जैसे आदित्य भाई ने भी किस्सा सुनाया, आपने भी सुनाया, एक ना मेरे दिमाग में बात चल रही थी, चलो आप बात करें कि आप दोनों में से अगर आपको लगे कि ऐसा कुछ सुना आपने, अब तक का आपने काले जादू का सबसे अजीब किस्सा, यानी कि अब क्या होता है कि जैसे आपने बोला है ना, जैसे मैंने हम पहले बात कर रहे थे ना कि कॉमन इंग्लिश होता है, घर हो गया, किसी का ऐसा हो गया, जिसमें आपको लोगों कि यार इतना अजीब है, इतना अजीब किस्सा, डर लगी यार ऐसा भी हो सकता है। कुछ है ना जादू के ऊपर हमारे पास? ये तो क्वेश्चन बड़ा आउट आउट वो पूछ लिया भाई। मेरा पॉडकास्ट है, मैं इतनी जल्दी छोड़ता नहीं किसी को। काले जादू का है क्या? काले जादू का यार मेरे पास तो कोई किस्सा नहीं, एक ही था वो। अभी उसका अगर आपको याद आता तो ठीक है, हो सकता है बात करते करते याद आ जाए, क्योंकि एक किस्सा मेरे पास है। उसके बाद आप ये बताना, आपको याद आए ना आए वो बात की बात है, हम बाद में दूसरे किस्से को डिस्कस कर लेंगे। कुछ ऐसी भी कंपल्शन नहीं है कि भैया अभी तो ये कैजुअल चल रहा है ना। हाँ, नहीं नॉर्मली चल रहा है, चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हम फिल्टर कर रहे हैं। ओके ओके, मतलब ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि भैया आपको बताना ही पड़ेगा, जो सच है वही बोलेंगे, अपने मन से तो बना लेंगे। बिल्कुल। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा था, एक किस्सा मेरे पास है, अच्छा, बेहद अच्छी, उसको सुनने के बाद आप ये बताना कि यार इससे अजीब, कई बार याद नहीं ना आता, बट अब बात करते हैं तो दिमाग में आता है कि नहीं यार इससे अजीब सुना ही होगा या नहीं, है ना? अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम किसी और किस्से पर चर्चा करेंगे। लेकिन जो ये किस्सा है ना, नाम बदले हैं, मैंने अपने जो चैनल में भी किया नरेट, उसमें नाम बदला। सरोगेसी पता क्या होती है? क्या होती है? जिसमें किसी को मतलब एक फीमेल ली जाती है और बच्चे के लिए। सरोगेसी वैसे तो इसमें यूज होती है अल्टीमेटली, अगर हम बिल्कुल उसको बिजनेस की टर्म में बोले तो सरोगेट एड्स होती हैं। जैसे पान मसाला वाले होते हैं, ये सीधी ऐड नहीं कर सकते, शराब की सीधी ऐड नहीं हो सकती, तो सरोगेट करते हैं म्यूजिक सीडीज। तो उसकी आती हैं, तो वही म्यूजिक सीडी कौन सुनता है, बस उसका एक नाम सरोगेट करना है ना, सरोगेट करना। जो अमरीक सिंह है ना, अमरीक सिंह है, गुरुग्राम के रहने वाले हैं। उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, बहुत अच्छी, मतलब अपर मिडिल क्लास फैमिली, बड़े शरीफ इंसान। अब गुरुग्राम में तो चलो शुरू नहीं रहते थे, बाद में जब इसकी जॉब लगी अमरीक सिंह जी की, तो ये गुरुग्राम शिफ्ट हो गए, मतलब अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि उनके पेरेंट्स कहीं और जॉब कर रहे थे। अब लड़की की तलाश शुरू हुई, तो
एक इनके रिश्तेदार थे अमरीक सिंह के, इन्होंने रेफरेंस की कि भाई हमारी नजर में एक लड़की है, आप लड़की को देखो। लड़की कोई बहुत अमीर फैमिली से नहीं, लेकिन इनकी कोई ऐसी डिमांड नहीं थी कि हमें अमीर फैमिली में करना है, हमें इसका परमात्मा का दिया सब कुछ था और इसलिए कुछ था नहीं। जैसे मैंने कहा कि बड़े अच्छे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। लड़की चलो सुंदर थी, सुशील थी, पसंद आ गई, शादी हो गई। जैसे मैंने कहा कि लड़की भी बहुत अच्छी, उतना ही अच्छा उसका परिवार है। अब क्या होता है कि शादी के बाद ना धीरे धीरे चीजें चेंज होना लग पड़ी। चेंज होने का मतलब ये कि जो लड़की शादी से पहले थी अब उसका धीरे धीरे ऑपोजिट होने लग पड़ा। जो मृदुभाषी जिसे कहते हैं हम, वो अब इतनी बदतमीजी से बात करती थी, ना ही सिर्फ अमरीक सिंह जी से बल्कि उनके पेरेंट्स के साथ। फिर जब ये एक सिलसिला जब हो जाता है उसके बाद फिर उसको कुछ याद नहीं रहता। ऐसा लगता है कि मैंने तो कोई ऐसी बात की नहीं। तो बातें तब तक लिमिट में थी जब तक घर में थी। अमरीक सिंह जहाँ पे काम कर रहे थे वो काफी अच्छी कंपनी थी, लेकिन अब हालांकि धीरे धीरे उनकी परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा फर्क पड़ना शुरू हो गया क्योंकि घर में थोड़ी सी स्ट्रेस है। लेकिन फिर भी चलो अच्छी थी, प्रमोशन वगैरह हुई। बॉस को इन्होंने निमंत्रण दिया डिनर के लिए अपने फैमिली के साथ। बॉस के साथ अच्छे रिलेशंस थे, बॉस भी घर में अपने फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, 2 बच्चों के साथ। ओके। अब क्या होता है कि चलो आओ भगत होती है, इंट्रोडक्शन होती है बस में वाइफ्स की। तो क्या होता है बच्चा भी बहुत बड़े नहीं होते, 4-5 साल 6-7 साल इसके आसपास। तो जो उनकी वाइफ होती है अमरीक सिंह की, वो कहती है कि मैं इनको रूम में ले जाती हूँ, ये खेलते हैं, बड़े बातें करेंगे। अब रूम में लेके जाती है, 2-4 मिनट बीतते 5 मिनट बीतते हैं और अचानक से ना ऊंची अंदर से रोने की आवाज आने पड़ती है दोनों बच्चों में। अब ये तीनों भागते हैं कि रुस्त नहीं थे, वैसे भी हम बातों में तो हमें पता नहीं लगा कि इतने रूम में छोड़ के आ जाते। अब जब वो रूम में जाते हैं ना तो नजारा देख के बस पैर वाले जमीन निकल जाते हैं। वो जो अमरीक सिंह की पत्नी थी, बाल उसके बिक रहे हैं, उसने बच्चों की गर्दनें पकड़ी है, दबा रही है। अच्छा। और आगे सफेद। अब ये देख तो अमरीक सिंह तो डरना ही डरना था, वो भी डरते हैं। वो तो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ। जल्दी से वो चिल्लाते बच्चे को, बॉस उसकी तरफ बड़ी गुस्से से देखता है कि ये पागल हो गया, काफी बातें करता है और निकल जाता। तो बस उस सिचुएशन में अमरीक सिंह भी क्या कर सकता था। लेकिन आज अमरीक सिंह की जो लिमिट है या कह सकते हैं उसकी बर्दाश्त शक्ति है वो खत्म हो गई। बाहर काफी कहा सुनी हुई, थोड़ी देर वो नॉर्मल होने लगी, बाद में वो मानती नहीं थी। अमरीक सिंह ने फिर फोन कर दिया अपने पेरेंट्स को भी और उसके पेरेंट्स को भी। बैठक हुई, उसके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो कहते थे कि नहीं हम मान नहीं सकते, हमारी बेटी हमारी बेटी, आपको भी पता है ऐसा वैसा काफी हुई। बट उनके जो पेरेंट्स थे लड़की के वो समझदार थे। उन्होंने फिर जब सारी बात को सुना, रजिस्ट करने की कोशिश की, उन्होंने देखा कि अब जो हद है वो पार हो चुकी है। तो फिर उन्होंने कहा कि एक बार हमें दिखाना चाहिए किसी को। तो अमरीक सिंह कहते हैं कि हम इन बातों में नहीं मानते। तो बात ये नहीं होती कि आप मानते या नहीं मानते, बात ये होती है कि आपके सामने क्या हो रहा है। जो आपके सामने हुआ उसकी जस्टिफिकेशन दे दो। आप कहना चाहते हैं हमारी बेटी पागल है, डॉक्टर को दिखा दो। दिखाया गया डॉक्टर को, सब ठीक, सब नॉर्मल, सब कुछ ठीक। फिर उसके बाद दोबारा बैठक हुई, कहते हैं अब जस्टिफिकेशन दो जी, क्या चीज उसकी जानबूझ के करती है, हम नहीं मानते, ये बात नहीं मानते। फिर अब सहारा लिया गया। पता लगा कि जिन्होंने रिश्ता कराया था ना उन्होंने उस लड़की पर जादू किया था। घर उन्होंने अमरीक सिंह को बर्बाद था। जॉब उसकी छुड़वानी थी, उसको हरासमेंट करानी थी, सीधे तौर पर नहीं कर सकते थे। एक लड़की ढूंढी, उस पर काला जादू किया, उससे रिश्ते की बात करे, रिश्ता कराया, लड़की वहां पर भेजी। ना उस लड़की को पता, ना उसके घर को पता, ना अमरीक सिंह के पता। मैंने क्या बात की थी, सरोगेसी। काला जादू सरोगेट कर दिया। ये भी सही है। सही। अब बताओ इससे अजीब किस्सा आज तक सुना कभी? एक्चुअली किस्से तो बहुत सुने हैं, और आप जब मेरे हिसाब से
किसी भी किस्से को सुनोगे ना अजीब है, तो मोड थोड़ा सा अलग होता है। हाँ, जैसे हर किस्से का एक अलग मोड है। हाँ, और मेन चीज ये है कि मेरा मानना है कि चाहे किस्सा इतना सा हो हाँ, या इतना बड़ा हो, हाँ, बट जिसने झेला है उसने तो बहुत ज्यादा झेल बहुत लिया। ज्यादा मैंने भी सीखा, अभी उनमें से एक हूँ। बस वही चीज है कि ये चीज बहुत बुरी है, और ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण जो भी चीजें ये होती हैं बहुत खराब होती हैं मेरे हिसाब से। और लोगों पर टाइम दो कितना है ना यार, दूसरों को और एक बर्बाद और कर बात है ना कि इंसान सही और गलत में डिफरेंस नहीं पता कर सकता। यानी कि एक बार मान भी लें कि हम पर हुआ, हम ठान ले कि कल से हम अपना दिन नए तरीके से शुरू करेंगे, लेकिन फिर से वो जब पुरानी चीजें दोबारा शुरू होती है ना तो डिप्रेस करती है। सही बात है कि यार फिर से वही ऐसा बार बार जब होता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि इंसान को जो कोई नुकसान काला जादू को जाता है उसका असर उसके बारे में सोचना पहुंचा देता है जितना आप सोचोगे। मैंने ऐसे कुछ साल पहले सोचना बंद कर दिया इसके बारे में, तब से हालांकि असर होता है, पता है। बगलामुखी मैंने बताया भी कई पॉडकास्ट पे बार बार क्या उसके बारे में बात करनी कि मैं सुबह 7-8 बजे उठने की कोशिश कर रहा हूँ, शरीर इतना भारी उठा ही नहीं जा रहा। अब जैसे क्या ना लोग कहेंगे साइकोलॉजिकल मुझे आज्ञा हुई कि आप बगलामुखी मत करो, अगले दिन में सुबह 5 बजे उठता हूँ आराम से, मतलब कोई सर पे वार नहीं, कुछ नहीं। और जैसा मैंने आपको शायद आपकी पॉडकास्ट में भी एक बार कहा था कि मैंने जिंदगी में पहली बार 27वीं बार जाकर हनुमान चालीसा पूर्ण किया। वही मैं बोलता हूँ जुबान लड़के आ जाती है वहां पे सामने बैठ के बोलता हूँ जुबान लड़के। तो फिर एक अपना नोन एक अपना और नोन है, आप भी जानते अच्छे तरीके से, वो उसको भी मैं लेकर गया था। अच्छा, उसने मुझे कहा था कि भाई मुझे ना तकलीफ आ रही है, अचानक से सिस्टम डाउन हो गया मेरा। तो मैंने कहा बगलामुखी चलते हैं। बगलामुखी गए 3-4 बार, उसको भी पढ़ने में प्रॉब्लम आई, लेकिन उसके बाद फिर से कहाँ पे है मंदिर बगलामुखी जी का? जहाँ जाते माता बगलामुखी का हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना मानता है, उसमें ना पंजाबी में कहते हैं कोड़ा हवन। कोड़ा हवन किसे कहते हैं कि वहां पर शराब रखी जाती है साथ में, क्योंकि घरों है ना, घरों की वजह से। और कड़वा हवन यानी कि जिसने कुछ किया कराया हो तो फिर वो हवन किया जाता है, तो फिर जो कुछ होता है परमिशन निकल जाता है। हमें तो चलो हवन तक की नौबत नहीं आई, आपने सीधा जाके माथा टेका। जो माता बगलामुखी जी का मंदिर है ना, एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति बाहर मंदिर के, और दूसरी तरफ हनुमान जी की मूर्ति। हनुमान जी की मंदिर मूर्ति के सामने बैठ के हनुमान चालीसा किया 4-5 बार। जब जमाल पढ़ाई ना तो मैंने तो फिर कहा, मैंने कहा देखो बात ऐसी है जी, मैंने तो बिना किए उठना नहीं है, मर्जी आपकी। ऐसे जैसे आप बता रहे हो ना कि आपके साथ आप एक बंदे को ले गए जो थोड़ा सा उन्हें फील आ। एक बार हमारे पॉडकास्ट में भी एक बंदा आया, ठीक है, उसकी एनर्जी बड़ी अलग सी थी, ठीक है, और जब उसने एंट्री मारी ना घर के अंदर, तो यहाँ सामने कांच लगा हुआ है, कांच अपने आप टूट गया और नीचे गिरा। कैसे लोगों को बुलाते हैं? मैं बताता हूँ। हाँ, इसमें क्या हुआ था, वो जो पर्सन आया था उनकी एनर्जी ना बहुत खराब थी। आप जो कैमरा बता देना, मैं बताऊंगा। जैसे जब उन्होंने स्टूडियो में एंटर किया तो बाहर जो बिल्डिंग के बाहर जो बड़ा सा जो एक शीशा है जो बाहर से दिखता है, हाँ, वो शीशा उसका पता नहीं कैसे एक अपने आप ही नीचे शीशा टूट के गिर गया। एक इतना सा होल आपको आज भी दिखेगा वहाँ पे, वो भी सही नहीं करा है। तो सोचने वाली बात थी कि शीशा पत्थर मार के गिरे या वैसे गिरे, समझ में आता है, पर टूटे कैसे कोई चीज गिर सकती है ना, एक प्रॉपर शीशा जो लगा हुआ है। फिर जब वो यहाँ के बैठे तो पॉडकास्ट स्टार्ट किया शूट करना, तो उस दिन ऐसा फील हुआ कि रूम में ना सारी लाइटें जो है ना, जैसे एक स्पॉटलाइट होती है ना, वो स्पॉटलाइट की तरह उसी पर्सन के ऊपर पड़ रही हो और बाकी पूरे रूम में अंधेरा हो। ये सिर्फ मैंने नहीं फील किया, इसने ही फील किया। और मैंने एक चीज और फील करी, मैं जस्ट इधर ही बैठ रखा था, ठीक है, और मेरे को ऐसा लग रहा था बाथरूम में ना कोई बार बार नल का खोल रहा है बंद कर रहा है, खोल रहा है बंद कर रहा है, कोई नहीं अंदर, आवाज आ रही है नल के चलने की, फिर बंद हो जा रहा है इवन चलने की। वन मोर थिंग कि मैं इधर बैठता हूँ जहाँ बैठे, ये भाई साहब इधर बैठते हैं, तो ये वाली आवाज मुझे नहीं आई, वो इनको आई। इस गेट पे 3-4 बार हमने 1-2 बार तो रोक के खोल के देखा, कोई है तो नहीं बाहर, कोई नहीं था बाहर। सो मतलब उस दिन का एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। और जब वो पर्सन गए यहाँ से शूट करके, तो वो मेरा बहुत हेडेक शुरू हो गया, नीचे जाके बैठ गए थे और बहुत ज़्यादा हेडेक शुरू हो गया।
इसको हाँ। भी बहुत अजीब सी वाइब लगी, हेडेक सा होना शुरू हो गया। फिर मैंने ऐसे ही बोला कि चलो दक्षिण काली मंदिर हो जाते हैं, जो कि हमारा है। जब भी हमें थोड़ा सा ज्यादा खराब लगता है ना, जब भी मन खराब होता है, तो हम दक्षिण काली मंदिर है हरिद्वार के अंदर, हम वहाँ चले जाते हैं। काली माता का बहुत सिद्ध मंदिर है, बहुत बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सिद्ध मंदिर है। और अभी थोड़ा सा चर्चाओं में इसलिए आ गया कि वहाँ पे कुमार विश्वास और हनी सिंह आए थे। हाँ, इस वजह से भी। और जितने भी आप देखोगे ना जो ओलंपिक के एथलीट्स हैं, काफी सारे ऐसे जो यहाँ पे आके ओलंपिक में मेडल जीतने के बाद यहाँ के दर्शन करके गए हैं, अभी रिसेंट वाले ओलंपिक के बाद। सो जो हरियाणा साइड के हो गए रेसलर्स वगैरह। तो दक्षिण काली मंदिर हम गए, वहां जाके वहां से आने के बाद दक्षिण काली मत्था टेका। उसके बाद जब वापसी आई, इसके घर पे हम गए, वहां जाके हम बैठे, तो हमने डिस्कस किया यार आज जो तब तक हमने उस शूट के रिगार्डिंग कुछ बातें नहीं करी, बस शूट हुआ और हम नीचे गए। थोड़ा अजीब सा माहौल हो रखा है, नेगेटिविटी आ रखी है, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है। दर्शन करने के बाद जब हम इसके घर पे गए, वहां पे जब बैठ के बात करी, तो मैंने इससे जिक्र किया यार आज ना मेरे को शूट में बड़ा नेगेटिव सा फील हुआ। तो इसने कहा मेरे को भी हुआ। तब हमने डिस्कस किया, तब ये सारी बातें निकल के आई कि यार देखो बीच में खटखट भी हुई थी, वो आया तो शीशा भी टूटा था, वो आया तो इसने मुझे बताया कि वो टैप वाला इंसिडेंट, तब वो सारी चीजें कनेक्ट करी, चीजें हमें पता चली। पहले तक तो हमने सोचा ही नहीं कि क्या हुआ, तो पहले तक तो हमारा सोचने की क्षमता ही नहीं थी, ऐसा एक ऐसा स्टेट में चले गए थे। ऐसे किसी को भी आप ऐसे गेस्ट ले रहे हो, मेहमान घर पे आपके आया, तो उसको रिस्पेक्ट देनी है, ना कि उसके बारे में सोचना है। बिल्कुल। जब दिमाग वहां पे जाता है कि यार ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारा मोटिव क्या है, हमारा काम है, हमारी रोजी रोटी ये है ना पॉडकास्ट करना। तो रोजी रोटी तो उस टाइम तो यही ध्यान आ गया कि भाई ये अच्छे से करना है। वही मैं कह रहा हूँ। वो जब हुआ उसके बाद जब तबीयत थोड़ी सी ऐसी ढीली सी लगने लगी, तब जाके लगा। लेकिन द पावर इसकी दक्षिण काली मत्था टेकने से सब निपट गया भाई। मतलब मैं लिटरली कह सकता हूँ कि हमें एक बार का नहीं है, आई कैन गिव यू सेवरल एग्जांपल्स, मतलब 50 बार का एग्जांपल दे सकता हूँ बैठे बैठे यहीं पे इसी पॉडकास्ट में, कि हमें सिचुएशन ऐसी कि दिमाग में इतना ज्यादा स्ट्रेस चल रहा है, 3-4 दिन से एकदम बुद्धि खराब हो रखी है, और दक्षिण काली मंदिर से हम मत्था टेक के घर आए, चीजें नॉर्मल हो गई कि यार हम क्यों सोच रहे थे इस चीज के बारे में इतना। बहुत बहुत ज्यादा शक्ति है हमारी। इस वजह से भी थोड़ा जिक्र किया क्योंकि ना उसमें भी ऐसा है, ऊपर काली माता का मंदिर है और उसमें नीचे एक पोर्शन है जहाँ पे बगलामुखी भी है। बगलामुखी जगह कई जगह है ना, जो मेन है ना वहाँ पे, जैसे वो हिमाचल में, वो हिमाचल में है। अब जैसे आपने बात की ना नेगेटिव एनर्जी की, मैंने आपको कुछ देर पहले एक रिकमेंडेशन दी थी कि मैं उनसे बात करूंगा, नाम चलो नहीं लूंगा कि क्या ना, मैं उनसे जब पॉडकास्ट कर रहा था ना, इसलिए आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। अभी वो दिन थे ना, सर्दियाँ, मतलब पंखा पंखा नहीं चल रहा था या ना ही एसी चल रहा था। मैं उनसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे गूज़बम्प्स बात करते करते, एक होता है ना गूज़बम्प्स हो रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं कभी कमर में, बिल्कुल सही। पूछा मुझे ना कर रहा था, जब एनर्जी ट्रैवल करती है, एनर्जी जब मैच होती है तो फिर ऐसा होता है। इसका कारण यह है कि जैसे आप, चलो मैं आपसे ऑफ कैमरा पूछूंगा क्या नाम है उनका, और जिनकी भी आप बात कर रहे थे, ऐसा ही एक ऐसा शख्स है कि जिसको मैं ना देख ही नहीं सकता, पॉडकास्ट में काफी आता है। एक होता है ना कि इंसान टॉलरेट करता है, किसी को देखना टॉलरेट हो सकता है, पता नहीं क्या एनर्जी उसकी, इतनी गंदी एनर्जी, मैं टॉलरेट ही नहीं कर सकता उसको। टॉलरेट की बात की तो मुझे एक और चीज याद आ गई कि मैं आपको वही पॉडकास्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस पर्सन की बात, उनका मैं आपको क्लिप दिखाऊंगा इस पॉडकास्ट के बाद। मेरी आंखें इतनी छोटी हो रखी है उसमें, ऐसे ऐसे बैठा हूँ, नीचे कमेंट भी आ रखे हैं उसमें एक दो। तो मैं ना, जिसे कहते हैं ना, मतलब बस जितना हो सके दूर होना है। तो मैं मतलब इंडायरेक्टली उसके द्वारा बात की गई कि आपके पॉडकास्ट पे आना, तो मैं जिसको देख ही नहीं सकता उसके साथ मैं क्यों करूँगा, मैं स्ट्रीम कर ही नहीं सकता। ये जो बात मैंने आपको बताई पिछले साल के जून की है, लास्ट ईयर जून तक हमारा चैनल बहुत छोटा सा था, मतलब तो हम स्टार्टिंग पीरियड में थे, ग्रो कर रहे थे, तो तब हमारे लिए हर एक गेस्ट बहुत ज़्यादा अहमियत रखते थे, तब की ये बात है। और गेस्ट सारे आज भी अहमियत रखते हैं, पर अब ये कि हमें थोड़ा सा ऑडियंस के हिसाब से चुनना पड़ता है। और दूसरी चीज़, हम थोड़ा सा नेगेटिव ऐसे लोगों को अवॉइड करते हैं, ढोंग से नफरत है, जो तांत्रिक विद्या वाले ये होते हैं ना, मैं ज़्यादातर अवॉइड करता हूँ। मेरे को ये कि अच्छे भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे से तांत्रिक भी हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा जो एक मुझे जो हनुमान जी महाराज संदेश देते हैं कि इससे कर ले,
मैं उनको बुलाऊंगा। जहाँ से मुझे क्लियर रिजेक्शन मिल जाता है ना, उनकी तरफ से एक सिग्नल मिलता है कि नहीं, तो मैं नहीं करता। पहले के टाइम कुछ और था, तब करना पड़ता था, पर अब मुझे उसके बाद से स्पेशली सबसे ज्यादा तो दिमाग में रहता है कि भाई आप हर किसी को नहीं बुला सकते हो, कि हर किसी की एनर्जी नहीं सही होती है। आपको पता ही है कि परमात्मा की कृपा से मेरे चैनल पे पॉडकास्ट पे काफी अच्छे व्यूज आते हैं, तो ये अट्रैक्ट करते हैं कई लोगों को। अब कई लोग अप्रोच करते हैं और वो उनका अप्रोच करने का पर्पस क्या होता है और जो भी होती है आपको भी पता है। तो मैं सिर्फ एक चीज देखता हूँ कि मैं ढोंगी बर्दाश्त कर सकता हूँ, मना कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन फिर जब मैं करूँगा ना तो मैं क्वेश्चन करूँगा खुद को ऐसे कि भाई ऐसा नहीं है कि आप कुर्सी पर बैठ गए तो आप उस चीज का जवाब दीजिए। मतलब आप कुछ भी बोलते जा रहे हो। और मैंने जैसे एक दो जिन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया, जिनका मैंने किया, मैंने उससे पहले ही फोन पे बात कर कि सर एंडोर्समेंट तब होगी जब मैं सेटिस्फाइड वहां पर होकर कि मुझे नहीं लग रहा है वहां पर। अगर नहीं, उसके बाद भी मैंने दोबारा कहा, जब मैंने सामने एंडोर्समेंट की मैंने साफ कहा कि अपनी सूझबूझ से आप कीजिए। पहली बात तो ये वहां पर मन लेना कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चलो इंसान है, डॉक्टर की जरूरत पड़ ही गई है, कोई रास्ता हो ही गया है ना। उसका मैं क्या कारण समझता हूँ कि जो परमात्मा ने चीज बनाई है वो किसी न किसी कार्य के लिए होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कि चलो ये भी अब मिथ है या इतिहास है, बात की बात है, लेकिन एक मिसाल है। जैसे हमने पहले कि जब एक बार शनिदेव महाराज भोले बाबा के पास आए, उन्होंने कहा कि आपको 7.5 आएगी मेरी। तो भोले बाबा कहते भी ला मुझे कैसे 7.5 आएगी। वो परेशान हो गए कि मुझे कैसे 7.5 आ सकती है। तो वो फिर क्या, वो हाथी बन गए और जाके चरने लग पड़े। चलो जी मैं 7.5 से बचने के लिए अपना वो करता हूँ, अब देखता हूँ शनि मुझे कैसे आएगा। वो चलते गए अपना जो भी मतलब उन्होंने गन्ने गुन्ने जो भी हाथी के रूप में खाते हैं ना, जो उनका आहार होता है, कर कुर के आगे बैठ गए। शनिदेव जी बाद में आए तो उन्होंने कहा, देखा शनि तुम कह रहे थे कि मुझे इतनी देर में 7.5 आएगी, आई तो आया नहीं। तो शनिदेव कहते हैं महाराज आप सारे मतलब परमात्मा है, आपको हाथी बनना पड़ा इतने समय के लिए, तो ये 7.5 नहीं तो क्या है। तो तब से वो पशुपतिनाथ नेपाल में उनका पशुपति हो, पशुओं के पति। तो ऐसा नहीं है कि भगवान उन्होंने एक रूल बनाया जो उन पर भी लागू होता है। ऐसा नहीं है ना कि रूल मेकर है और वो उनको मेरे पर लागू नहीं होगा। हाँ वो सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक मिसाल बनाई हुई है। मैं ये नहीं कहता कि ये सच्ची होगी या झूठी होगी, लेकिन एक मिसाल है कि भाई आप मतलब अच्छे मीन्स से अच्छे तरीके से आप चीजों को लेकर चलिए। तो जो तांत्रिक अच्छे तरीके से, मैं सबसे पहले ये बात करता हूँ, 3 मैंने रिजेक्ट किए। पहला क्वेश्चन होता है आप सात्विक करोगे, सात्विक पर बात करोगे या तामसिक पर बात करोगे। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ तामसिक पर करेंगे, वो कहते हैं दोनों पर करेंगे। मैंने सात्विक, अगर आप सात्विक तंत्र की बात करेंगे फिर मेरे लिए मेरा प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। अगर आप करेंगे बलि दे दो, ये करो वो करो ना, मैं ये बात तो कुछ अपने असूल होते हैं। उसूल की बात आपने करी तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। द फैक्ट इज कि हमने इतने सारे पॉडकास्ट करे, मोर देन 100 पॉडकास्ट हम कर चुके हैं अपने चैनल पर। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं या फिर क्या कहेंगे कि मतलब तंत्र वाले हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल हीलर स्पिरिचुअल हीलर्स हो गए, और जो ये सब होते हैं पैरानॉर्मल चीजों पे को हील करने वाले हैं ना। ऐसे बहुत सारे गेस्ट आए, मोर देन 20 ऐसे हैं जिन्होंने हमें बोला गया, हम जिनकी तरफ से हमारे पास क्लियर वो है कि आप हमें क्लाइंट्स दोगे, हम आपको कमीशन देंगे 30%। आई एम टॉकिंग इन द कैमरा, ऑन पॉइंट बोल रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। हम पॉडकास्ट एज अ होस्ट मेरे पास सबके राज दफन है। एज अ होस्ट आपके पास मेरे भी हो जाएंगे क्योंकि आप भी एज अ होस्ट अभी बात कर रहे हो। पर मैं कहने का मतलब ये कर रहा हूँ कि वो लोग इलाज करने के 50,000 से 1 लाख 2 लाख तक चार्ज कर लेते हैं। 30% कमीशन में कितना कमा सकता हूँ, हम कितना कमा सकते हैं? मोर देन 2 लाख 2.5 लाख हम इजीली कमा सकते हैं अगर चाहे तो।
पर उसूल है ना, उनको पीछे बैठे हैं, जो मेरे जो बैठे हैं आपके पीछे बैठे हैं, और उनको तो कहीं बैठने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह है, वो मेरे अंदर भी है, उनको शक्ल नहीं दिखानी है कल और ऐसा नहीं है कि लोगों के हमारे पे कॉल या मैसेज नहीं आते, लोग खुद से भी कॉल मैसेज करते हैं कि हम हमारी इनसे बात करा दो या हमारे को डायरेक्ट जो हमारा जो क्वेरी वाला नंबर है उस पे मिस्टिकल टॉक्स के नंबर पे बहुत कॉल्स आती हैं कि आप हमें कोई अच्छा ऐसा बता दो, तांत्रिक या कोई अच्छा ऐसा ओझा बता दो या कुछ ऐसा बता दो जो हमारा इलाज कर दे। मैंने कहा ये काम नहीं करते। आप तो ये कह रहे हो ना कि आपको रेफरेंस के लिए आते हैं, मुझे मैसेज आते हैं, गुरुजी मेरी ये समस्या है, आप इसका हल कर दीजिए। हाँ। मैं आगे हाथ जोड़ता हूँ कि भाई मैं हूँ सिर्फ नरेटर, अगर मैं अपना काम शुरू कर दूँ 10 में से 2 केस में सॉल्व हो जाएंगे ना, वो 2 केस को लेकर बोलूंगा, मैं भी आज से 5 साल बाद बाबा बन जाऊंगा। सही बात है ना, लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो ये नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मेरी नजर में बिजनेस इज वर्क वेयर एवरीवन इज गेटिंग बेनिफिट। हर एक को फायदा हो रहा है, वही सही बिजनेस है। मुझे फायदा हो रहा है, सामने वाला भाड़ में जाए, वो आज नहीं तो कल मेरे कर्म मेरे आगे आएगा तो उसका मुझे फल मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे पॉडकास्टर कह लो या बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं बड़े बड़े जो इसका फायदा उठा रहे हैं, मतलब कि पॉडकास्टर भी हैं और बड़े बड़े क्रिएटर्स भी हैं जो जिनके चैनल पर अब वो आके चले गए हैं, मतलब ऐसे गेस्ट आके चले गए, कनेक्शन बन गए, तो वो कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं। मेरे नोन में है। एक आधे क्रिएटर का ऐसा भी है कि वो पूछते हैं कि भैया आपको अपना वो करवाना है या फिर पॉडकास्ट करना है, तो वो पूछ रहे हैं कि भैया आपको किसी से वो करवाना है तो भाई कमीशन बेस पे वो आगे आपको वो कर देंगे सजेशन। तो ऐसे भी हैं क्रिएटर। वो देखो ना, वही बात है, पैसे की खेल बन चुकी है। पैसा कमाने की सोच रहे हैं, ये नहीं पता लग रहा कि कैसे कमाना है। अब आपको मेरे कनेक्शंस का पता है कि मैं चाहूँ तो ऐसे की लाइन लगा क्योंकि इजी कनेक्शन, फिर भी मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ? उसका रीजन यही है कि एट द एंड ऑफ द डे है ना, जब मैं खुद को शीशे में नहीं देख पाऊंगा, मतलब एक ना सेल्फ एक जस्टिफिकेशन होती है ना, मेरी सेल्फ जस्टिफिकेशन क्या है कि भाई शीशे में देखकर खुद की आंखें झुक गई तो समझ लो जीने का कोई फायदा। और सबसे बड़ी बात सुनील जी, आप सोच के देखो ना, शीशे में देखना अपने आप को, उसको भी छोड़ दो। सबसे मजे की बात ये है कि देखना ना देखना एक बात की बात है, जो पैसा आप ऐसे ले रहे हो वो फलेगा, वो यहाँ तक तो कोई सोचता नहीं है ना, यहाँ तक कोई नहीं सोचता, कोई सोचता नहीं है, लेकिन वो पैसा फिर या तो आपकी बीमारियों में निकलेगा या किसी ऐसी जगह पर निकलेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर वो पैसा। बताओ क्या बात है, किसी को नहीं फलता है पैसा। ये वो चलो हम सब पिछले कर्मों की भी बात करते हैं, मेरे लिए ये सब चीजें बहुत दूर की बात है। मेरे लिए सबसे प्राइमरी चीज बताऊं क्या, वो क्या है कि भाई अगर मैं रात को सही तरीके से सो नहीं ना पा रहा, अगर ठीक है कोई टेंशन है, पारिवारिक टेंशन है, वो बात की बात है, मेरे मन में चोर है, मुझे पता है कि भाई ये मैंने कांड किया, मैं पकड़ा ना जाऊं, उससे डर से मुझे नींद नहीं आ रही, पुलिस ना आ जाए, ये ना आ जाए, तो फिर मेरे जीने का कोई फायदा क्या है? अल्टीमेटली तो हम सुकून से सोने के लिए काम करते हैं ना, वही चीज है ना। और वो वही है ना कि आपको पता है कि आप गलत हो, तो इससे बड़ा तो मेरे हिसाब से आपने इससे बड़ा पाप भी किया है फिर। सही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, खुद के आगे झुक के खुद को देख के, इससे बड़ी लानत वाली बात ही नहीं कोई। और जैसे वो पैसा फलने वाली बात है, वो इस वजह से भी हमें थोड़ा सा इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है क्योंकि ना हमारे आस पास में घर की पड़ी है, वहाँ पे कई सारे पंडित वगैरह सब काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ अलग ढंग से पैसा कमा रहे हैं, कुछ अलग ढंग से कमा रहे हैं, तो कुछ तो सही, जो सही राह पे हैं तो सही है, और जो सही राह पे नहीं है तो उनके फिर घरों में दिक्कत चल रही है। उसकी लाठी जब चलती है तो कोई नहीं बचता। वो तो चलनी है, वो तो चलनी है। अच्छा भाई, मैं ना अभी आपसे डिस्कशन हो रही थी इसके बारे में, जैसे हमने संत प्रेमानंद जी की बात की थी, है ना, तो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है उनको लेकर कि नहीं, मैं तो फिलहाल के लिए, मतलब जो प्रेजेंट सिनेरियो है, देखो आगे क्या हो जाए कुछ नहीं, कि वो एक परम संत है मेरे नजर में। लेकिन एक संत है जिनके बारे में काफी मतलब सोशल मीडिया पे भी होता है, पता लगता है उनके बारे में, वो आज इस संसार में नहीं है, लेकिन महिमा उनकी काफी है। तो मतलब मैं ना कई बार सोचता हूँ मैं जाऊं, फिर दिमाग में आता है कि नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा कोई विरोधाभास है, सिर्फ ऐसा है कि उनकी जिंदगी को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। तो आपको पता ही होगा, तो शायद अगर आपको पता है तो प्लीज आप छोटा सा एक ब्रीफ में दीजिए, क्योंकि आपकी नॉलेज जो है वो मेरे लिए काफी काम आएगी, क्योंकि
आप जैसे कहते हैं कि ठीक है इंसान को परखना है, जैसे कैंची धाम वाले बाबा जी है ना, तो बेसिकली तो कहा जाता है कि वो हनुमान जी का ही रूप है, और उनकी जो जो उनका मुख है वो भी अपने आप में मतलब अट्रैक्ट तो करता है, जितना सिंपल जितना सिंपल उतना ही अट्रैक्टिव है ना, एक बिल्कुल सिंपल सी शख्सियत जैसे मतलब चलो मैं उनके लिए माफ की ऐसा जैसे हम कहते हैं ना देसी, देसी मतलब एक बड़ा एक बिल्कुल सिंपल सादा ग्रामीण इंसान एक होता है जिसको देखकर सिर्फ सिंपलिसिटी आती है, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब ना उनके जीवन के बारे में, और शायद मतलब काफी ऐसे किस्से हों जिनके जिससे आप किसी एक डिसीजन पर पहुंचे हो कि हाँ एक वो शख्सियत थी, तो मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। देखिए नीम करोली बाबा जी के ऊपर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, कुछ लोगों ने हनुमान जी का अवतार मानते हैं, चलो कुछ लोग हनुमान जी ऐसा बोलते हैं कि हनुमान जी की सिद्धि उनके ऊपर थी। हाँ, सिद्धि। तो मेरे लिए अगर पर्सनल अपना बोलूँ तो आप कुछ भी मान सकते हो, सबकी अपनी वो है। मेरे लिए वो चाहे उनका अवतार हो या सिद्धि हो, बाकी हनुमान जी तो कभी पृथ्वी को छोड़ के ही नहीं गए, तो अवतार तो क्या ही कैसे होगा उनका, तो उनकी सिद्धि कह सकते हो, उनके बहुत बड़े भक्त थे बाबा जी। तो ये है कि मेन मैं जो कह सकता हूँ कि मैं उनके मंदिर एक बार जा चुका हूँ, कैंची धाम एक बार मैं गया हूँ, तो और वो टाइम था जब मेरे पास जीवन का लक्ष्य नहीं था, और वहां से आने के बाद मुझे क्या लक्ष्य मिला कि आप आज बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हो, मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था। वही कह रहा हूँ ना, जैसे अभी क्या है कि मैं अपने गुरुधाम जाता हूँ, गुरु महाराज के पास जाता हूँ, नंगली साहब अपना नाम सुना था मेरठ के पास जी। अब जैसे ही मैं दरबार, चलो ये बात ओपनली नहीं करने वाली, लेकिन एग्जांपल के तौर पे भी एक पर्सनल बात और उसका है ना, जी। जैसे ही मैं दरबार में उनकी स्वरूप देखता हूँ ना, तो मेरी आंखें भीग जाती हैं, मतलब एक भाव जागता है हमको देख, तो स्थान वही होता है जहाँ पर भाव जागे। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा नहीं जागेगा, वो स्थान नहीं हो, हमें कमी होगी, लेकिन जहाँ पे जाग जाए फिर तो वो मैच खा गई ना चीज। तो जैसे आप गए होंगे मंदिर, तो एक भाव जागता है। आप देखो वहां पर शाम को 6 बजे तक शायद मंदिर खुला है, सुबह 6 से शाम को 6 तक, अगर मैं गलत नहीं होता, शाम को 6 तक खुला है, सुबह का नहीं पता कितने बजे खुलता है, बट हाँ जितनी देर वो मंदिर खुला है ना, वहाँ का जो सत्संग हॉल है, सत्संग हॉल का मतलब एक हॉल है वहाँ बहुत बड़ा था, वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहता है पूरे दिन। तो वहाँ के शक्ति क्या होगी अभी, जहाँ पे हर वक्त हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। नीम करोली बाबा जी की जो सबसे बढ़िया चीज है कि वहाँ पे आपको फोन निकालने नहीं देंगे जेब से, फोन का उपयोग ही नहीं कर सकते कि फोन निकाल के फोटो। आप देखेंगे नीम करोली बाबा जी की कई सारी, कभी जो भी लोग फोटो खींचेंगे ना, वो मंदिर के बाहर की जो पुलिया है ना वहाँ पे खड़े होकर खींचेंगे, जहाँ पे पीछे मंदिर दिख रहा है। आपने कभी नहीं देखा किसी ने अंदर जाके ब्लॉगिंग करी हुई है या अंदर जाके किसी ने फोटो, सबसे बेस्ट चीज है। इसीलिए वहाँ पे जाके लोगों की आंखें भीगती भी है, क्योंकि वहाँ पे जाके इंसान को ये पता चलता है कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं कहाँ अटका हुआ हूँ। मुझे तो पता चला था कि मैं कहाँ अटका हूँ। ऐसे ही जैसे फोन वाला ना, एक मैं सिर्फ एक जगह पे गया हूँ जहाँ पर ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो शंकराचार्य ओके कश्मीर जी, वहाँ पर तो आर्मी पहले रखा होती है फोन। वहाँ पे आप सोच के देखो, नीम करोली बाबा के आश्रम में कोई आर्मी पुलिस बाहर ऐसा कोई नहीं है कि हाँ वो तो सिक्योरिटी रीजन है, वरना कई सारे जैसे मथुरा का ही अपना कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ पे भी फोन बाहर रखवा देते हैं। ऐसे कई सारे मंदिर है, कई सारे मंदिर है जी, पर वो उसका वहाँ भी सिक्योरिटी रीजन है। हाँ, उसका नहीं सिक्योरिटी रीजन भी था, उसका क्या था ना, वो ना कंजस्टेड जगह है, बहुत भीड़ होती है ना, तो महसूस नहीं होता। शंकराचार्य ओपन है बिल्कुल पहाड़ी के टॉप पर जी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बात, बट मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि नीम करोली बाबा के आश्रम में फोन अलाउड है, आप अंदर लेके जा सकते हो, आपको बाहर नहीं जमा करने फोन। उसके बाद भी टेढ़े से टेढ़ा बंदा भी वहाँ पे फोन निकालने की कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि आपको दिखेगी नहीं कि अंदर ही किसी ने वीडियो बना रखी है, फोटो खींची हुई है। ये शक्ति बड़ी महसूस होती है। मैं आपको बताता हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ जी। अब मैं आपको देख रहा हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल ठीक है, मतलब ठीक होने का मतलब क्या, बिल्कुल विजन मुझे क्लियर नजर आ रहा है ना। मैं नैना देवी गया, ओके, धीरे धीरे मैं बढ़ता जा रहा हूँ, माथा टेका, दूर से होता है, माता के दर्शन कर रहा हूँ, बिल्कुल धुंधला। अच्छा। अब
ऐसा नहीं है कि मेरी कोई दिक्कत है, मतलब जैसे आंखें साफ की, मैंने साफ की, एग्जाम्पल के तौर पे विषय माता की पिंडी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल धुंधले, किस्मत से इतनी भीड़ नहीं थी, ये तो फटाफट आगे करा, मुझे कुछ समय मिला इस चीज को क्लियर करने, सामने देख रहा हूँ धुंधला, आंखें साफ की, फिर देखे धुंधले। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा किया या ऐसा किया, मेरा विजन सिर्फ ऐसा हुआ, यानी कि माता की जो पिंडों के बिल्कुल इधर और इधर, इधर आंख की बिल्कुल क्लियर, सामने देखा धुंधला, कम से कम मैंने 4 से 5 बार देखा, सामने देख रहा हूँ बिल्कुल धुंधला, इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ बिल्कुल क्लियर। जो शक्ति का, मैं कहता हूँ कि पता नहीं कितनी मेरी किस्मत अच्छी है कि शक्ति का एहसास होता है। ऐसे ही जो शक्ति का एहसास है ना, एक जो हमें हुआ था केदारनाथ में। जब हम यहाँ से निकले, ठीक है, केदारनाथ के लिए, तो मतलब सोच रहे थे कि हम जाके वहाँ पे व्लॉग बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। चढ़ाई चढ़ना शुरू हुए, ठीक है, सोच रहे हैं, फिर चढ़ाई काफ़ी लंबी है तो फिर फ़ोन भी जेब में चले गए। वहाँ पहुँचे, ठीक है, जिस दिन दर्शन करने की बारी आई सुबह के टाइम पे और हम लाइन में लगे, मतलब अपने आप ही फ़ोन जेब में चले गए हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल वहाँ का मतलब ऑरा ऐसा था कि हम बिल्कुल शांत हो गए, ठीक है। हम बस वहाँ पे अंदर गए, दर्शन करे, ठीक है, और ये तो भाई बिल्कुल ही खतरनाक ढंग से आंसू वगैरह आ गए थे, ठीक है। हम बाहर निकले, हाँ, और फिर हम बाहर निकल के हम सिर्फ बैठ रखे थे, और वहाँ पे हम जब बैठ रखे थे ना, हम मतलब एक अलग ही एहसास था वहाँ पे, मतलब वो एहसास आपको और जगह ही मिल सकता है, बट वहाँ का बहुत अलग था। मैं एक बताऊँ ना, जब जो भाई ने इंसिडेंट बताया, वैसे मैंने बता रखा है पहले भी पॉडकास्ट में, अपने पर्सनल पॉडकास्ट में, बट एक बार फिर से मैं चाहूँगा मैं बताऊँ उस इंसिडेंट को। जब हम मंदिर के अंदर गए, जो मेन पिंडी होती है, जो मेन शिवलिंग है, उसका ऐसा होता है कि ये द्वार है, आपको ऐसे जाना है, सामने दर्शन करके उसी द्वार से ऐसे घूम के वापस आ जाओ, ये केदारनाथ जी में। तो वहाँ पे हम ऐसे गए, धीरे धीरे धक्का लग लग के लाइन चल रही है, धीरे 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 धीरे। जब वहाँ पहुंचे ना, तो मैंने वो प्रसाद बाहर निकाल लिया जो बाहर से लिया था। तो मुझे ये था कि प्रसाद निकालूंगा, शायद ज़्यादा टाइम मिल जाएगा रुकने खड़े रहने को, वरना तो वहाँ पे 1 सेकंड में धक्के लग रहे थे। हाँ, मतलब वो आगे बढ़ा दे रहे थे, बहुत भीड़ थी। अब क्या हुआ, जैसे वो प्रसाद मैंने निकाला, ये मेरे आगे था, एक हमारे साथ का एक पर्सन था वो पीछे था, तो प्रसाद निकाला, और जो पुजारी जी वहाँ बैठे थे, उन्होंने जो बात बोली ना, मुझे आज तक याद है, मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने बोला कि मैं अपने घुटने में बैठा था उनके सामने, और ऐसे ही मैं प्रसाद दिया उन्हें, तो उन्होंने बोला, उन्होंने तुझे जीवन दिया है, तेरे प्रसाद की उनको जरूरत नहीं है, तुझे जिंदगी में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा केदारनाथ आने का, वो उनके हाथ में, लेकिन आज मिला है ना मौका, माथा टेक। उन्होंने ये पकड़ा मेरा सर ऐसे करके, और ये पूरा सीधा शिवलिंग पे लगा दिया। उस शिवलिंग में ऐसी वाइब्रेशंस थी कि जैसे मैं उठाऊं ना, मुझे नहीं पता क्या हुआ। और ऐसा नहीं है, वहाँ पे मैं आगे खड़ा था, ठीक है, यहाँ पे भाई बैठ के दर्शन कर रहा था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे, हमारे और हम पीछे से जा रहे थे, और हम वहाँ पे खड़े हुए थे, और समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या, सिचुएशन बनी क्या। 1 सेकंड, जहाँ पे 1 सेकंड में धक्के लग रहे थे, वहाँ हम 5 मिनट तक खड़े रहे। हम 3 4 जो थे ग्रुप में, हम खड़े रहे। कुछ तो है ना कि मतलब वही है ना, आप सोचो जो वीआईपी टिकट लेके जल्दी एंट्री कर रहे हैं, उनको भी ऐसी दर्शन नहीं हो सकते। भाई वीआईपी वाला तो कॉन्सेप्ट ही मुझे ना, हमारे जैसे कहते हैं ना, जो लोग ये चीज का वो शोर मचाते रहते हैं, धर्म खतरे में, सबसे पहले उनको ये नजर नहीं आता कि ये वीआईपी का चक्कर क्या है। भाई आप भगवान को पैसे देकर मतलब जा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। मैं लिटरली कह रहा हूँ यार, मतलब फिर कहते हैं धर्म खतरे में, हमारे धर्म के बारे में कोई लोग बात करते हैं, कोई बात थोड़ा, जो दर्शन करने आया भाई वो भी वैसा ही है जो दूसरे। एक तरफ हम कहते हैं कि वहां पर आकर सब समान हो जाते हैं, तो साथ में वीआईपी भी काट देते हैं। ठीक है, आप किसी ऑडिटोरियम में जा रहे हो, वहां पर आपकी हैसियत के हिसाब से आपको सीट मिल जाए, वो तो समझ में आती है, लेकिन उसके दरबार में भी आपकी हैसियत के हिसाब से। हमारे पॉडकास्ट में ना एक हमारे योगी जी हैं, उनके एक पॉडकास्ट हमने किया था, तो उन्होंने एक बात बोली थी, बड़ी अच्छी लगी थी मुझे। उन्होंने बोला कि ना, आज के समय में जितने धर्म रक्षक घूम रहे हैं, इनसे मेरा एक सवाल ये है कि भाई एनएसजी प्रधानमंत्री की रक्षा कर रही है,
तो वो क्या बाहर आके स्पीच देती है कि जो भी प्रधानमंत्री के ऊपर जान से मारने की कोशिश करेगा प्रधानमंत्री को, तो हम उसकी जान ले लेंगे, गोली मार देंगे, बम से उड़ा देंगे उसे। नहीं बोल रही ना, दे आर प्रोटेक्टिंग वेरी प्राइवेटली, मतलब बहुत मतलब शांति से कर रहे हैं वो जो अपना काम कर रहे हैं। तो जो धर्म की रक्षा सच में कर रहे हैं ना, और इतने सालों से कर रहे हैं कि मुगल काल में भी हम जिंदा रह गए, हमारे पूर्वज थे जो भी थे, कि उन्होंने खत्म नहीं होने दिया हमारे धर्म को। सनातन को कोई खत्म नहीं कर सकता। सनातन का अर्थ ही क्या है? सनातन का अर्थ ही है कि जो ना मरा है, ना पैदा हुआ है, ना मरेगा, इससे कोई अंत ही नहीं है, और जिसका प्रारंभ की शुरुआत कहाँ से हुई किसी को नहीं पता, उसका मतलब सनातन है, तो वो खत्म कैसे हो सकता है? पहली चीज धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म के तो सेट रूल्स होते हैं ना। हाँ बस हमारे 20 किलोमीटर में वो परंपराएं चेंज हो जाती हैं। बिल्कुल। जैसे हमने फेरों की बात की, कलकत्ता में अलग तरीके से है, कर्नाटक में कई और तरीके से होंगे। तो धर्म तो एक सेट होता है ना कि भाई ये ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, सारी जगह ऐसे ही होगा। तो उन्होंने बोला कि जो धर्म की रक्षा सच में कर रहे हैं, वास्तविक में कर रहे हैं, उन्हें तो जानता ही नहीं है समाज, और जानेगा भी नहीं कभी, जानेगा भी नहीं, सही बात। वो नहीं आते सामने, वो उनको आना भी नहीं है कैमरे के सामने। मैं तो ये समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया को ना देखना सबसे बढ़िया आज का रोग है। मतलब मैं ये सोशल मीडिया को बुरा नहीं कह रहा, हमारी ना एक आदत बन जाती है कि हम कमेंट्स देखते हैं, साथ कमेंट देखना ही छोड़ दो। बहुत दिमाग खराब होता है अगर आप कमेंट देख रहे हो, तो आप अपना बहुत दिमाग खराब कर रहे हो, बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक तो आज के टाइम में ना, मतलब लोग खाली बैठ रखे हैं और उनको सिर्फ एक ही चीज है, कमेंट कर दो। मतलब कुछ भी देखो कमेंट कर दो, कुछ भी देखो। अरे यार नहीं, कमेंट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कमेंट एक सही लैंग्वेज में, हाँ, अच्छे तरीके से। देखो मेरे हिसाब से तो अगर आप एक टॉक्सिक कमेंट कर रहे हो, तो आपकी मानसिकता क्या, आपको कुछ सोचना चाहिए, इस पे चिंतन करना चाहिए कि आप किसी का भी अच्छा चाह ही नहीं सकते हो। हाँ, सही बात है, सही बात है। जो किसी का अच्छा नहीं चाह सकता, वो चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कुछ फायदा नहीं है उस पूजा पाठ का मेरे हिसाब से। तो पूजा सबसे बड़ी है कि आप किसी का बुरा ना चाहो, उससे बड़ी कोई पूजा ही नहीं है। मैं तो ना पहले रिएक्ट में करता था, मैंने रिएक्ट करना छोड़ दिया। मैंने वो कहते हैं ना कि अपने आप को पॉजिटिव रखो। मैं सोचता हूँ, बताऊँ क्या सोचता हूँ? मैं सोचता हूँ कि यार इसको ना फ्रस्ट्रेशन होगी, या तो उसने किसी से गाली खाई होगी, अपने बॉस वगैरह से, घर वाली से, किसी से खाई होगी, इसलिए फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। इसका एक किस्सा मतलब ऐसे है कि जब ये पार्टीशन हो रही थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वो भी जगह जगह जा रहे थे, अरे भाई ना लड़ो, ना लड़ो, करो अपने आप को सेट करो सब ना। सिखों के पास भी गए, हिंदुओं के पास भी गए, सबके मुसलमानों के पास भी गए। तो एक मस्जिद थी दिल्ली की शायद, तो वहां पर पता लग रहा था कि भाई ज्यादा मारकाट हो रही है, बहुत ज्यादा, और मुसलमान बड़े गुस्से में थे। तो ये भीड़ की उन्होंने जो गार्ड वगैरह उनका कि मत जाना, हो गया कोई बात नहीं, मेरे देश के लोग हैं, चलते हैं। अब उनके पास गए, बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, ठीक है कि नहीं भाई आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो इस देश में रहना चाहता है चाहे मुसलमान है, हम उसकी रक्षा करेंगे। अब एक मुसलमान था, एक लड़का था, उसने थूक दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेहरे में। अब शब्दों का कितना असर होता है, कहते हैं ना, भीड़ उगर थी, एक लड़के ने थूक दिया। अब एक होम मिनिस्टर वो कहीं नजर आता अगर चाहते तो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि चलो शुक्र है एक भाई ने तो गुस्सा थूका, और उस एक वर्ड से सारे का सारा जो भीड़ थी वो शांत हो गई कि भाई हमारा होम मिनिस्टर जिस पर इतनी बड़ी है। हर एक ने सोचा होगा ना कि अगर ये मुझ पर थूकता, मैं तो उसकी ऐसे तैसे कर देता। हालांकि मैं कुछ नहीं, वो भी सोचता कि भाई आम इंसान है, लेकिन एक होम मिनिस्टर जिस पर थूक दिया, और उसने इतनी बात की, चलो एक ने तो गुस्सा थूका। तो मैं भी यही सोचता कि भाई शुक्र है, चलो इसने फ्रस्ट्रेशन उतारी, ये भी चलो मेरे मेरे किसी वीडियो देख के चलो अच्छी बात है, कम से कम 1% तो गुस्सा इसका शांत हुआ होगा। ठीक है, ये चलता है बस। सोशल मीडिया ऐसे ही है, एक ना अपना क्रिएटर है, उसने बड़ी अच्छी बात की, कहता भाई मैं तो एक चीज अपनी फॉलो करता हूँ, पोस्ट एंड घोस्ट। पोस्ट डालकर घोस्ट हो जाओ, गायब हो जाओ, पता ही नहीं है, जरा जाओ जो मर्जी करो। ये भी मैंने, ये भी स्ट्रेटजी अच्छी है, पोस्ट एंड घोस्ट। सही वीडियो अपलोड करो, गायब हो जाओ, हमें नहीं पता क्या पीछे चल रहा है। तो भाई पिछली बार की तरह शुरू हुआ हॉरर से, अब तो हो रहा है ज्ञान से। अब हो सकता है कुछ कमेंट्स में ऐसे लोग कहें कि भाई क्या ज्ञानबाजी कर रहे हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि कितने लोग लाइक कर रहे हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा होती है जो लोग कमेंट करते हैं कि हम तो हॉरर सुन रहे थे, हॉरर सुना भी है, कुछ पार्ट हॉरर था, कुछ पार्ट। इसका एक रीजन और है ना, देखो आपने जब हमने थोड़े से इसमें भगवान
कि अपने एक्सपीरियंसेस पे आपने भी बात करी, हमने भी बात करी, तो एक अच्छी बात है कि आप भले ही हॉरर पॉडकास्ट है पर बाद में थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आनी चाहिए, क्योंकि अंधकार सबके जीवन में है, उसको वही कि हॉरर पॉडकास्ट की शुरुआत ही अंधकार से, लेकिन अंध होते होते एक उजाले की तरफ हम निकले, वो अच्छी चीज है। ना अमावस्या रहती है ना पूर्णमासी रहती है, हर 15 दिन बाद सर्कल चेंज हो जाता है, महीने बाद। तो यही जीवन का सार भी है। अब हो सकता है कई लोग इसको मेरे से कोरिलेट कर पाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, और ये पॉडकास्ट जब तक शायद अपलोड होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेटर स्टेज में होगा, तब सब चीजें ठीक हो जाए, लेकिन जिंदगी का एक पार्ट होता है। और मैंने कहीं ना कहीं एंजॉय करना सीख लिया यार, कटना तो चाहिए। इसके आपको ऑफलाइन बताऊंगा, वो नहीं कर सकते कैमरा पे बात। ठीक है।